मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर किशन कारीगर। और आज साहित्यिक बात में चर्चा परिचर्चा के लिए हमारे साथ है युवा सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्य प्रेमी दर्शक रविंद्र निराला जी। रविंद्र निराला जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्ते सर। आप सभी साथियों का नमस्ते नमस्कार। और जितने भी लोग हैं आप लोग जुड़े हैं, आप लोग का धन्यवाद। और इस चर्चा में आप लोग जुड़िए, मेरा यही आग्रह रहेगा। और जी सर रविंद्र का निराला जो जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिमांशु जी भी जुड़ेंगे हम लोगों से, तकनीकी व्यवधान के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो जो आज का विषय वस्तु है रविंद्र निराला जी, आजकल देखा गया है कि साहित्यिक मंचों पे, वो चाहे हिंदी का मंच हो, मैथिली का मंच हो या अन्य कोई मंच, जो भी वहाँ काव्य पाठ के लिए जो भी मंचीय कवि बन के जाते हैं, कई लोग दूसरे लोगों की, दूसरे कवियों शायर की रचना चोरी करके अपने नाम से पढ़ते हैं। क्या ये आपको उचित लगता है? इससे मौलिकता का ह्रास नहीं हो रहा? सर, ये तो दुर्भाग्य है उस कवियों पे जिसका अभी रचना ही हरा गया है, मतलब रचना खो गया है, उनसे रचना ही नहीं हो पा रहा है। जो खुद का रचना करेंगे, किसी का रचना चोरी करके मंच पे जाके। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सब बीमारियां तो मान लीजिए कि फेसबुक पे लोग बात करते थे कि किन्हीं की, मान लीजिए कि किशन कारीगर की रचना है तो किसी और ने अपने नाम से रचना टेप लिया, या रविंद्र निराला जी की रचना है तो उसे अपने नाम से टेप करके पोस्ट कर लिया। तो ये तो फेसबुक पे फेसबुकी लोग वगैरह करते थे। लेकिन नामचीन मंचों पे भी ऐसा होने लगा है। तो ये चोरी के काव्य पाठ से आपको नहीं लगता कि दर्शक भी टूट रहे हैं, मौलिकता का ह्रास हो रहा है? अब काव्य मंचों से जो आम दर्शक जो हैं, लोग बाग जो हैं, दूरी बनाते जा रहे हैं। क्या आप कहना चाह रहे हैं? सर, दर्शक दर्शक तो टूट ही रहा है। कम से कम दर्शक टूट रहा है, प्लस ये दुर्भाग्य की बात है कि कवियों का रचना ही देखिए। अब उनसे रचनात्मक काम ही नहीं हो रहा है, मतलब रचना को वो लोग लिख पा ही नहीं रहे हैं। उनको उनके पास अब शब्द ही नहीं बचा है जो अपने से खुद से कुछ रचना करेंगे। वो दूसरे का रचना अगर चोरी कर लेंगे तो बताइए क्या हुआ। ये तो एक शर्म की बात है कि विद्वान लोगों के द्वारा चोरी किया जा रहा है, दूसरे का कविता चोरी किया जा रहा है, रचना चोरी किया जा रहा है, अपने अपना उसमें अपना नाम देकर अपना वाहवाही लेने के लिए खूब ये लोग तरीका अपनाते हैं। बेहद निंदनीय है, चिंताजनक है, दुर्भाग्य है। कहिए दुर्भाग्य कहिए कि लोगों का, कि ये दिन देखना पड़ रहा है। निराला जी, बहुत ही अच्छा आपने कहा। और यही आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि लोग अपने आप को साहित्य से भी कह रहे हैं और इधर चोरी की रचनाएं भी चेपे जा रहे हैं। तो आखिर फिर ऐसा साहित्य कैसे समाज के लिए दर्पण होगा? साहित्य में तो क्या कह रहे हैं, लोक समाज की बात होती थी, संघर्षों की बात होती थी, और रचनाकार अपनी अपनी रचनाएं करते थे। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि लोग झूठी वाहवाही पाने के लिए अच्छे अच्छे लोग नामचीन मंचों पे जाते हैं और दूसरे लोगों की रचनाएं, शायरी है, उसे चुराकर अपने नाम से पेश कर डालते हैं। तो क्या ये साहित्य का एक मतलब कलंकित काल नहीं कहा जाए इसे? सर, ये चतुर युग चल रहा है, और चतुर युग में जो चतुर विद्वान लोग हैं वो दूसरे का साहित्य चोरी करता है, रचना चोरी करता है। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है। हमको हंसी आ रहा है कि विद्वान के पास अब कोई शब्द नहीं बचा है जो खुद का रचना करेगा। ये क्या साहित्य लिखेगा, क्या ये लोग दिशा जी जी। निर्देश देगा समाज को, क्या लिख के बताएगा, पता ही नहीं चल रहा है। ये बताइए कि इन्हें किन आधार पर ऐसे चोर रचनाकारों को, चाहे वो मैथिली को हो या हिंदी को या जिस भी भाषा के हो, इनको फिर विद्वान कहलाने का अधिकार नहीं है? आप अपने साहित्य समाज के लिए, लोक समाज के लिए, उत्थान के लिए, संघर्ष के लिए, या जो भी कह लीजिए उसके लिए आप साहित्यिक चीजें को गढ़ नहीं सकते हैं। तो दूसरी की हुई रचनाओं को आप अपने नाम से क्यों पढ़ते हैं, क्यों लिख डालते हैं? ये सब तो पत्र पत्रिकाओं में थी कि लोग चोरी छिपे दूसरे के नाम से छाप लेते हैं। और आजकल तो चोरी पकड़ी भी जा रही कवियों की। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो कहने के लिए सर बचा ही क्या है। ये शर्म की बात है। उन लोगों को खुद ही शर्म आना चाहिए कि दूसरे का रचना चोरी कर रहे हैं ये लोग, और चोरी करके अपना बता के ये लोग मंच पे अपना भाषण देते हैं और बताते हैं कि हम खुद से अपना रचना किए हैं। ये टेक्निकल युग है, ये आधुनिक जमाना है। किसी का भी रचना आप चोरी कर लीजिएगा,
किसी का भी साहित्य चोरी कर लीजिएगा तो 1 ना 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पता चल ही जाएगा। ये छुपाने वाली कोई चीज नहीं है, छुपेगा भी नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता निराला जी कि ऐसे रचनाकारों का घोर विरोध होना चाहिए, वो फेसबुक के मंच पे हो या ऑनलाइन जैसे जो भी मंच हो, मतलब इनके इनके चरित्र के बारे में मतलब दिखाया जाए कि लोग जागरूक हों, ऐसे लोगों का विरोध करें। इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, एकदम सोशल मीडिया पे एकदम पुरजोर विरोध होना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल आईडी है, जितने भी सोशल मीडिया के उपकरण है जिसे हम यूज करके हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, उन सभी उपकरण के माध्यम से उन लोगों का विरोध होना चाहिए। आप सोशल मीडिया की बातें करें, सोशल मीडिया भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप असंख्य लोगों तक अपनी रचनाएं पहुंचा सकते हैं, उनकी पाठकीय प्रतिक्रिया ले सकते हैं और चोर रचनाकारों को आप पकड़ भी सकते हैं, उनका पर्दाफाश भी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया से जितने भी युवा दर्शक हैं, साहित्यकार हैं, साहित्य प्रेमी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे रचनाकारों का बिल्कुल विरोध होना चाहिए या नहीं? पुरजोर विरोध होना चाहिए सर, उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे विचार हैं आपको। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि किशन कारीगर हमेशा साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम करते आए हैं और मैं सारे दर्शकों से आग्रह करूँगा कि आप हर एक रविवार को रात्रि 9 बजे इस कार्यक्रम से जुड़ें। लोक सरोकार की बात किशन कारीगर के साथ होगी और आप विभिन्न विषय वस्तुओं पे इन चर्चा परिचर्चा को विभिन्न आमंत्रित विद्वानों, वक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सुन सकेंगे। तो इस लाइव कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे रवि निराला जी आप? सर बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज में जागरूकता फैल रहा है, युवाओं में हो, चाहे जो जिसे आप कहते हैं होकारी गैंग कहते हैं, पेटपसुआ बोलते हैं आप ही के भाषा में, तो उन लोगों तो के ये तो लिए ये तो पब्लिक के सामने है। मान लीजिए कि दलाल को दलाल नहीं कहा जाए तो आखिर क्या कहा जाए? हाँ, दलाल को तो दलाले कहा जाएगा सर। जो चोर है चोरी, जो चोरी करता है उसको चोरी कहा जाएगा, जो हाँ, तो दलाल है उसको दलाले कहा जाएगा। बिल्कुल सही है। दर्शक को भी तो जागरूक करना एक साहित्यकार, एक पत्रकार का फर्ज होता है कि समाज में एक चेतना है, सामाजिक चेतना है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में रविदास जयंती मनाई गई, तो रविदास जी जो संत थे, सामाजिक संत थे, उनके विचारों को जानेंगे लोग और उनके उनकी असल रचना क्या है। यदि नहीं जानेंगे आम तबका, तो उनकी रचना को भी दूसरे के नाम से परोस दिया जाएगा। तो इसीलिए ऐ- साहित्य के बहाने आम पब्लिक जो आम जो आवाम है उसको जागरूक करना ऐ- ये कर्तव्य है ऐसे हम लोग का। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था सर। कल हम ट्विटर, जिसको एक्स बोलते हैं, उस पे हम लोग लाइव जुड़े हुए थे कल। तो मिथिला मैथिल का समूह था, उसमें छाया ठाकुर सब करके और 2-4 लोग होते हैं, फुलहर स्थान के करके अपना चर्चा था। उसमें चर्चा चल रहा था, एक व्यक्ति नागार्जुन के बारे में बोल रहे हैं, नागार्जुन के बारे में बोल रहे हैं कि हम कुछ दिन के बाद साहित्यकार सब उनको ये भी बोल देंगे कि श्री राम आए थे नागार्जुन के यहाँ, और उसको विद्यापति बना के उसके नाम पे समारोह करना शुरू कर देंगे। और ये भी बोल रहे थे कि नागार्जुन हमारे लिए मान्य नहीं है। बताइए, इस तरह का शब्द बोल रहे थे कि नागार्जुन हमारे लिए मान्य नहीं है। जो बैजनाथ मिश्र की बात कर रहे हैं हम, आप सर जानते होंगे। अब पता नहीं जी, ये क्यों बोल रहे थे, हम लोग तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए, हम कुछ नहीं किशन जी बोले, अब बस हम सुन रहे थे। चुके हैं आप। स्वागत है हिमांशु जी, आप यदि सुन पा रहे हो तो आप अपनी बात रखें। अब हिमांशु मेरी गुप्ता आवाज जी। आप लोगों को आ रही है? हाँ, मैं हाँ जी आपको सर, सुन आ पा रहा रही है, आ हूँ, रही क्या है। आप मुझे सुन? ठीक ठीक। जी जी। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप युवा चिंतक हैं, युवा कवि कवि हैं और आप अपने आलेख के माध्यम से भी नाराजगी कई बार जाहिर कर चुके हैं। विगत कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, देखने में आया है कि काव्य मंचों पे कई लोग बाग अपने आप को अदबी शायर कह के जाते हैं और प्रतिष्ठित कवि कह के जाते हैं और दूसरे कवियों शायरों की रचना चोरी करके अपने नाम से पढ़ डालते हैं। तो क्या ये साहित्य के लिए कलंकित काल नहीं मानते हिमांशु जी? क्या आप कहना चाहें? भाई किशन जी, ये साहित्य का सबसे बुरा दौर है। जी। हिंदी साहित्य का नहीं कह सकते, लेकिन वाचिक जो वाचन परंपरा है ना, मंचों वाली, इसका सबसे बुरा दौर है। साहित्य तो अब भी लिखा जा रहा है,
साहित्य का बुरा दौर नहीं है। लोग कहानियां लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, पत्रिकाएं निकल रही हैं, कविताएं छप रही हैं। पाठक वर्ग भी है जो बहुत पसंद भी कर रहा है, पाठक जुड़े हुए हैं। परंतु वाचन परंपरा का, इस वाचिक परंपरा का सबसे बुरा दौर है ये। वाचिक परंपरा इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने हाँ, हिमांशु जी। मैं यहाँ दो बातें आपको कहना चाहूंगा। ठीक है, देखिए साहित्य के दो दर्शक समूह होते हैं। एक वाचिक परंपरा से असली लोग जुड़े होते हैं, और जो पाठकीय प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, जो गंभीर लेखक होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग वाग हैं, या कर्मी लोग वाग कहिए। और जो आम तबका होता है वो वाचिक परंपरा से जुड़ा होता है, और वो जो सुनता है वही मान लेता है। तो जो अभी चोर कवियों का जो धमाचौकड़ी जो मंच पे देखने को मिलता है, तो इन चीजों का विरोध होना चाहिए कि नहीं। कई लोग इन लोग को प्रश्रय भी देते हैं कि आप आइए, ये कई विरोध। मंचों पे करते हैं। देखिए किशन जी, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी या तो आप उसके समर्थन में चले जाइए, या आप उसके विरोध में खड़े हो जाइए। तो विरोध हो भी रहा है। हालांकि मंच पर भी लगभग बहुत ज्यादा सुधार होता जा रहा है। मंच ये स्थितियां बहुत ज्यादा सुधर भी रही हैं। जो हमारे नीरज जी तक की पीढ़ी थी, श्याम नारायण पांडे जी, और उसके बाद भी और भी कवि रहे, बाल कवि बैरागी जी तक, जब तक अ, करुण जी मंच पर थे, बलवीर सिंह करुण साहब, तब तक ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब ये जो आधुनिक दौर आया, मोबाइल फोन वाला, इसमें कुमार विश्वास जी की जब एंट्री हुई डॉक्टर साहब की, जी तो उस समय बहुत ज्यादा आकर्षण पैदा हुआ। जी बहुत ज्यादा लोग आकर्षित हुए कविता की तरफ एकदम, और जी सब कुछ ना कुछ गुनगुनाने लगे, और उस गुनगुनाने को ही कविता समझने लगे। हम्म। ठीक है, देखिए कविता अब काव्य की स्थितियां बहुत ज्यादा सुधर भी रही हैं। आज आज बहुत ज्यादा सुधार भी है। बहुत लोग जो है दूसरों की रचनाएं पढ़ने से अब बच भी रहे हैं, या बचते नहीं है तो नाम, अगर उन्हें कहीं पढ़ना लगता है कि हाँ पढ़ना जरूरी है, तो वो कोड कर देते हैं, नाम ले देते हैं कि हाँ भाई हमारे एक वरिष्ठ कवि या युवा कवि या जो भी रहे, उन्होंने ये पंक्तियां कही हैं। वो इस और हालात धीरे में धीरे नाम। सुधार और भी हो। मैं आपको हाल फिलहाल की घटना बताऊं। मंगल नसीम जी खूब अच्छे शायर हैं। उनकी रचना चोरी करके किसी मंच पे पढ़ी गई। और भी कई अच्छे कवि शायर हैं, उनकी रचना चोरी कर ली जाती है। यहाँ तक कि हमारी भी मैथिली की रचना है चोरी करके कि युवा कवि के नाम से छापा गया, और उन्हें साहित्य अकादमी में मिला। तो भाषा कोई भी हो, रचनाएं चोरी हो रही है। तो ये तो पत्र पत्रिकाओं तक सीमित थी, लेकिन काव्य मंचों पे भी यदि ऐसा घिनौना कार्य हो, तो ये कहीं ना कहीं साहित्य के लिए घातक है। और दूसरी बात, जब तक इन लोगों का विरोध नहीं किया जाए। ठीक है, कुमार विश्वास जी अपने धुन के साथ आए, अपने ट्यूनिंग के साथ आए, तो जिनको भी मंच पे आना है, आप अपनी ट्यूनिंग, आप अपनी रचना लेके आए। आपको याद होगा हिमांशु जी अपनी सैन्य रचना, बदाम। भाई साहब, एक एक आकर्षण ऐसा है ना फेम का, कि हमें तो प्रसिद्धि चाहिए। अब हम सीखेंगे नहीं, सीधे जी डायरेक्ट मंच चाहिए, तो उसमें गड़बड़ होता है, वहां पे मामला गड़बड़ होता है। जो लोग सीख के आ रहे हैं, अब भी कई युवा नाम मैं जानता हूं जो वास्तव में कवि हैं, जी जी। जो मौलिक कविताएं लिख रहे हैं, हम्म। और मंचों पर भी हैं। मंचों पे देखिए, आप जो कह रहे हैं चोरी की कविता पढ़ने वाले नाम कितने हैं? बहुत सारे हैं गिने अभी तो। चुने नाम है, जो 4 6 10 हाँ 20 नाम अगर हटा दिए जाएं, तो जी जी। अधिकतर कवि अपनी ही कविताएं पढ़ने वाले हैं। हाँ, कई लोग अपनी कविताएं भी पढ़ते हैं। हमारे कहने का मतलब है हाँ, कि और जो लोग। नहीं पढ़ते हैं जो अपनी कविता है, उनका विरोध भी होता है। पब्लिक जो है, जनता सब समझती है। जनता समझ हाँ जाती है कि ये तो फला कवि की पंक्तियां हैं। अब साहित्य बहुत ज्यादा अध्ययन किया हुआ कोई व्यक्ति बैठा है, मैं बैठा हूं, श्रोताओं की दीर्घा में आप बैठे हैं,
आपने और मैंने साहित्य पढ़ रखा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब अपनी सुनाइए, इतना हाँ तो बिल्कुल। कहेंगे ना। ये तो फला कवि की पंक्तियां हैं, या उनका नाम लीजिए। हाँ तो ठीक है, मैं बीच में एक दर्शक की प्रतिक्रिया भी ले लेता हूँ। रविन्द्र जी, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? हिमांशु जी युवा कवि हैं, युवा चिंतक भी हैं और इन सब चीजों का विरोध भी करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं। आप से कुछ सवाल रखना चाहेंगे? सवाल रविन्द्र लाल सर, जी। हम सवाल तो कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस यही करना चाहते हैं कि जी जो भी इस लाइन में जो लोग हैं और रचना चोरी कर रहे हैं, किसी का कविता चोरी कर रहे हैं, किसी का साहित्य चोरी कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो बताइए कि ये तो दुर्भाग्य की बात है। उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई एक भी हो, उनका बिल्कुल होना। पुरजोर विरोध होना चाहिए। इनका एकदम सामने से हो, चाहे जहां से हो, सोशल मीडिया से हो, जहां से हो, सामने से उसका हमेशा विरोध होना चाहिए। सोशल मीडिया से भी विरोध हो रहा है, कानूनी प्रक्रियाएं भी अपनाई जा रही हैं भाई साहब। तो जो है, जिसको जिस तरह से समझ में आया उसको उस तरह से समझाया जा रहा है। पहले तो सीधी सीधी बात ही कर ली जाती है कि भाई साहब क्या ऐसा है और आपने ऐसा क्यों किया है। अगर हाँ कोई कहता है कि नहीं ये तो मेरी ही कविता है, और सबसे बड़ी बात है विरोध कोई क्यों करेगा। आप एक बात बताइए, आपकी कविता उठी, किशन जी कारीगर जी की कोई पंक्ति पढ़ दी कहीं किसी कवि ने, XYZ कोई भी, मैं जानता हूं ये किशन कारीगर जी की पंक्ति है, मैंने उठाई और मैंने उससे बोला भैया मैंने उठा के फेसबुक पे लाइन पोस्ट कर दी। अब किशन कारीगर जी कह रहे हैं नहीं नहीं भाई साहब ने तो मुझसे पूछ के पढ़ी थी, ये तो मेरी पंक्ति और बड़ी कर दी इन्होंने बड़े मंच पे ले जाके। तो उस स्थिति में विरोध करने वाले लोग क्यों विरोध करेंगे? वो कहेंगे किशन कारीगर जी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए नहीं, यहाँ यहाँ सस्ती, अभी जो दौर साहित्य में आ गया कि सस्ती लोकप्रियता, कि आप किसी न किसी बहाने, अब देखिए मैं अपनी लिखी एक रचना आपको पेश कर रहा हूँ कि अब तो सच कहने में डर सा लगता है, कि अब तो सच कहने में डर सा लगता है, बेवजह कई लोग दुश्मन जो बन जाते हैं। ये हमारा जो बिल्कुल। शेरो साहित्य है, दिले नायाब, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और आज के हालात में अभी हमको कतिल सिपाही साहब का एक शेर याद आ जा रहा है कि खुला है झूठों का बाजार, आओ कुछ तो सच बोले। कि खुला है झूठों का बाजार, आओ कुछ तो सच बोले, हो खरीदार से भला आओ फिर भी कुछ सच बोले। तो यहाँ जो भी हमारे आपके जैसे जो भी युवा कवि हैं, जो इन सब चोर लोगों का विरोध करना चाह रहे हैं, विरोध करना होगा सर। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, किशन कारीगर जी ये हो कह रहे रहा हैं है कि भाई हमसे साहब, निरंतर आंदोलन प्रगति पर है। जी आंदोलन जी नहीं रुकेगा। मशाल किसी ने जला दी, कोई उसको लेके आगे बढ़ा, कोई यहां तक ले आया, आगे और भी लोग होंगे जो इसको और आगे ले जाएंगे। हम नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी करेगी, लेकिन विरोध तो चल होता रहेगा। अब कार्य कार्यक्रम के आखिर में हिमांशु जी एक सवाल आपसे कि क्या आपको नहीं लगता कि आयोजक को भी सचेत होने की जरूरत है? आयोजक भी सच्ची लोकप्रियता के लिए वही मतलब घिसे पीटे कवियों को बुला लेते हैं, और जिनको रेफरेंस नहीं रहता है, आगे, युवा कवि जी नहीं देते हैं। हाँ हाँ, ये आयोजक जो होते हैं ना भैया, अब आयोजक कोई भी हो, XYZ, मैं कविता से परिचित नहीं, एक आयोजक मान लो ये भाई साहब हैं, ये कविता से परिचित नहीं, और ये बहुत बड़े व्यवसायी हैं या कुछ भी हैं, ये एक बड़ा आयोजन करना चाहते हैं, इनके परिचय में किशन कारीगर जी हैं, जी इन्होंने किशन कारीगर जी को संयोजन दे दिया, बोले भाई साहब आप बजट बनाइए, ये हमारा बजट है और हमें ये कविता चाहिए। अब किशन कारीगर जी उसमें क्या होता है, संयोजक जो होता है ना वो ऐसे कवियों को बुलाता है जो उसको बुलाते हैं, गिव एंड टेक वाला सिस्टम। आयोजक को तो हम्म, पता ही नहीं है। अब आयोजक की नजर में जो सामने आ रहा है, उन्होंने देखा अच्छा प्रस्तुति अच्छी है, उसे कविता से कोई मतलब नहीं। आयोजक को, आयोजक ने कविताएं नहीं सुनी होती हैं इतनी, ना वो मौलिक कवियों से इतना परिचित होता है। वो तो बस उन्होंने कहा हाँ फला फला कवि बढ़िया है साहब, उनको बुला लीजिए। तो आयोजक ने कह दिया हाँ ठीक है बुला लो, इनको बुला लो। ऐसा कई बार ऐसा होता है। मैं अधिकतर नहीं कहता, अधिकतर आयोजक तो जब कविताएं लगातार कवि सम्मेलन करवाते रहते हैं, आयोजन करते रहते हैं,
अधिकतर तो परिचित ही होते हैं कि कौन कवि मौलिक है, कौन अमौलिक है, कौन क्या कर सकता है। हम्म, लेकिन कुछ जगह आयोजक ऐसे होते हैं जो किसी बड़ी, अभी कई सरकारी संस्थानों में आयोजन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सरकारी संस्थानों के जो वो है, जो भी बजट रहता है या जो भी एक वो रहता है, वो एक सरकारी अधिकारी के हाथ में रहता है। अब सरकारी अधिकारी को इतना नहीं, उन्होंने एक संयोजक बनाया किसी कवि को उठा के कि भाई आप देख लीजिए किस किस को बुलाना है, एक कार्यक्रम करवाना है। अब उसमें क्या होगा, वो जो संयोजक होगा वो उन्हीं को बुलाएगा जिससे उसका परिचय है, या गिव एंड टेक का सिस्टम है, जो उसे देगा वो उसे देगा। ऐसा बहुत हो रहा है आजकल। हाँ, तो इस पे मंच कैसे की 90% इस परंपरा से दूषित हो चुके हैं कि तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें बुलाऊं, चाहे तुम पे कविता है नहीं है, आप मुझे लिफाफा दोगे, मैं आपको दूंगा। हाँ, तो हमारा सवाल यही है कि ये लिफाफे वाली परंपरा को बंद कैसे किया जाए। ठीक है, आप बुलाइए, साहित्य में तो हमेशा से जुगाड़ चलते आया है, और जो भी आयोजक संयोजक होते हैं उन्हें भी पता होता है। अच्छा बताइए, कोई कैसे भी आयोजक हो, मान लीजिए कि दिल्ली के आयोजक हैं, तो कभी धोखे से किशन कारीगर, हिमांशु गुप्त, रवि सरोवा को, शैल गोदावरी जी को सुना ही होगा कहीं ना कहीं, वो चाहे मंच पे हो या नोएडा के काव्य मंच पे, या किन्हीं के रेफरेंस के द्वारा भी आप जानते होंगे। तो ये क्या जरूरी है कि सारे कार्यक्रम में आप अपने परिचित को ही बुलाते हैं? दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, इससे मौलिकता भी आएगी। हमारा ये प्रश्न है। या कार्यक्रम का आगाज हो, शुरुआत हो, उसी वक्त कहें कि भाई जो भी काव्य पाठ कर रहे हैं, बालिका की जिम्मेदारी इनकी अपनी है कि इनकी भी कलई खुलेगी, नहीं, ये बिल्कुल बच्चे बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन विदूषक बैठे हुए हैं ना, उन्होंने सब कुछ दूषित कर डाला है। अब भाई साहब समय तो लगेगा, समय लगेगा, धीरे धीरे काम हो रहा है इन सब चीजों में। शुचिता फिर लौटेगी साहित्य की, वाचन जी। परंपरा में, वाचिक परंपरा में भी शुचिता वापस आएगी, परंतु उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अब जो है दूषित बहुत ज्यादा हो चुके हैं मंच। हाँ, दूषित हो चुके हैं, तो इससे ही रोक रहे। और देखिए, इससे दूषित करने में कहीं ना कहीं जिसे हम आप या आम जो आवाम है, दर्शक है, जिसे विदूषक मान बैठते हैं हम आप, जिनके हाथ में साहित्य का ठेका है, जिसे मठाधीश कह लीजिए, वही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं कि वही चरण बंधन वाली परंपरा की चरण छूए, किसी को मंच छूना, किसी को नहीं छुए, तो उसकी अच्छी भी रचना हो उसे नकार देना, ऐसा भी आजकल मंचों पे हम्म। या तो इस पे भी कहीं ना कहीं बिल्कुल रोक बिल्कुल। लगनी चाहिए। बिल्कुल भाई क्योंकि साहब। अभी का दौर हमने ऐसा देखा पाया है कि मंचीय कवि को ही साहित्यकार माना जाता है, भले ही आप कितने अच्छे रचनाकार हो। और हर एक रचनाकार की इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है कि वो किताब उनकी प्रकाशित हो जाए। तो क्या हम्म। मानते हैं आप? देखिए वही बात आ गई कि मंचीय कविता ही केवल साहित्य नहीं है। साहित्य में कहानी लेखन, नाटक लेखन, उपन्यास लेखन, बहुत सारी चीजें साहित्य में आती हैं किशन जी। हम्म। अब वो मंचीय कविता एक, हाँ, हिस्सा है, वाचिक परंपरा साहित्य का एक हिस्सा है, और वो हिस्सा है जिससे वो बड़ा तरीका जुड़ा हुआ है इस समय। चाहे वो यूट्यूब पे कविताएं सुन रहे हैं, चाहे वो कवि सम्मेलनों में कविताएं सुन रहे हैं। एक आम रिक्शे वाला आया, रिक्शा चला के, उसने देखा यहाँ भीड़ भाड़ लगी है, बैठ गया। अब उसे आप विशुद्ध साहित्य सुनाओगे क्या, वो क्या समझेगा? ठीक है, बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, हिमांशु लेकिन जी। हाँ, हमारे साहित्य की जो है शुचिता फिर लौटेगी। अब जब एक दौर ऐसा था 2004 से पहले, 2007-8 में कुमार विश्वास जी की ऑडियो आई थी, वो चार मुक्तक थे उनके। उससे पहले बहुत लोग जो हमसे, हमारे साथ की पीढ़ी थी, उन्होंने अध्ययन जी। नहीं कर रखा था साहित्य का। मैं खुद उस दौर में 2006-7 में चौथे पांचवें क्लास में रहा हूँगा, पांचवें छठे क्लास में रहा हूँगा। तो हमें इतना वो, हम जानते ही नहीं थे कविता क्या है। वो मुक्तक सुने कि हाँ ये चीज एक होती है। उसके बाद हमने और लोग कवियों को पढ़ा पढ़ा, कविताएं तो पढ़ते थे,
हमारे पाठ्यक्रम में रहती थी, कहानियां भी रहती थी, कविताएं, हाई स्कूल में आ गए, नाटक आटक, उपन्यास, खंड काव्य पढ़े। तो धीरे धीरे उस वाचिक परंपरा ने इसने कुमार विश्वास के बाद पब्लिक को खुद से जोड़ने का काम किया। जो जनता थी ना, वो आकर्षित हो गई एकदम। और उस आकर्षण में ही, जब देखो जहां ज्यादा आकर्षण हो जाए, फिर वहां लोभ पैदा होता है, और लोभ में फिर प्रदूषण ही प्रदूषण है, लोभ में विदूषण ही विदूषण है, लोभ में कभी किसी का भला नहीं होता। उसी तरह से साहित्य की शुद्धता नष्ट होती चली गई। हाँ, हमारा सवाल ये है कि वो कुमार विश्वास साहब हो या मुनव्वर साहब हो या मंगल नसीम साहब, जो भी साहब हो, जो भी साहित्य मतलब काव्य मंचों के बनने या मौका मिलने के जरिए उसके कारण वो प्रसिद्धि पाते हैं या कुछ अर्थन पाते हैं, तो युवा कवियों को भी तरजीह दी जानी चाहिए। मैंने ऐसा भी देखा है, मैं खुद पत्रिका का संपादन कर चुका हूँ, किताबें भी हमारी आ चुकी है कि जिन लोगों को एक टैग लग गया कि हाँ बड़ी साहित्यकार हैं, तो वो दूसरे की रचनाएं पढ़ना नहीं चाहते हैं, बुक रिव्यू नहीं करना चाहते। मान लीजिए कि आप छंद काव्य लिखते हैं, मान लीजिए कि मैं हास्य व्यंग लिखता हूँ, कोई श्रृंगार रस में लिखते हैं, तो उसी विधा से जुड़े हुए जो भी नामचीन कवि है, जरा सा दूसरे को नहीं सुनते हैं और आकलित कर बैठते हैं कि फलाने की रचना में दम नहीं है, और वही कोई चोरी की रचना पढ़ते हैं तो उनको झूठी वाहवाही करते हैं, वाह वाह खूब बढ़िया खूब बढ़िया। इसको आत्ममुक्ता कहते हैं किशन जी। ये देखो, हाँ, अपनी कविता के आगे किसी की रचना अच्छी नहीं लगती है, वो आत्ममुग्ध लोग होते हैं। और ये है, युवा कवियों को मौके देते हैं वरिष्ठ कवि, दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो आगे देंगे। बाकी ये है, युवा कवियों को अपने इस समय, अगर आप एक सीखने की प्रक्रिया में जो लोग हैं, जो कविता से जुड़ना चाहते हैं, जो साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, उनसे बस एक ही बात कहूंगा, आप खूब अध्ययन कीजिए, खूब लिखिए, अपनी लेखनी में वो धार पैदा कीजिए कि आपको मौका दिया जाए। और लेकिन दिया यहाँ जाता है। कई युवा कवि अभी आए हैं, आपने देखा होगा, मंचों पे कई नाम आए हैं जो वाचिक परंपरा में प्रवेश कर रहे हैं, जो वाचिक परंपरा में अच्छे स्थापित भी हो गए। राम भदावर को उठा लीजिए, और भी मैं मनु वैशाली आई हैं, वो मैं एक और कुशवाहा जी हैं। तो मैं उन्होंने अपनी अपने अंदर उतना लेकिन अध्ययन किया, मेहनत की। मैं इन लोगों को जान रहा हूँ जिनकी आप नाम गिनवा रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको इशारा करना चाह रहा हूँ कि आपने शंभू शेखर जी को देखा हुई कई मंच पर, दुबई के मंच पे भी करते नजर आए कि मैं जी बिहार का रहने वाला हूँ और वहाँ शराबबंदी हो गई, आजकल दिल्ली में रहने लगा हूँ। इस पे भी तालियां बज जाती है और इसको भी काव्य की पंक्तियां मान ली जाती है हास्य रस के बहाने। तो बताइए, कुमार विश्वास का बार बार जिक्र नहीं कर साहब, रहे हैं। ये काव्य का तो हिस्सा नहीं है। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था तो ठीक है। शंभू शेखर जी ने साहित्य लिखा होगा, उनकी किताबें प्रकाशित होंगी, पब्लिक पढ़ेगी। नहीं होंगी तो वाचिक परंपरा में तो देखो साहब, एक टाइम बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, बाबा काका हाथरसी, बाबा निर्भय हाथरसी जी। वो हाँ, उनका साहित्य जो भी प्रकाशित है, लोग पढ़ते हैं वही। और वाचिक परंपरा वालों को तो एक समय के बाद भुला ही दिया जाता है। ये आप, कुछ ही लोग वाचिक परंपरा के होंगे जिन्होंने वास्तव में साहित्य लिखा, उनको लोग ध्यान रखते हैं। जैसे नीरज जी हैं, उनकी कई किताबें प्रकाशित है, मेरे ख्याल से 18 से ज्यादा ही हैं, 1.5 दर्जन से अधिक किताबें नीरज जी प्रकाशित है शायद। तो उनको ध्यान रखा जाएगा, उनके उस साहित्य जो आप उन्होंने लिखा उसके दम पे। हाँ हाँ, आप हाथरसी जी का अब जिक्र कर रहे थे। बाकी जो इसको साहित्य नहीं माना जाता है जो शंभू शेखर जी पढ़ के आ जाते हैं। हाँ, वो जो है, जन समुदाय जब सामने बैठा है, उस पर प्रभाव डालने के लिए, अभी मैंने कहा जैसे एक रिक्शे वाला आया, बैठ गया आपके सामने आके, आप उसको कौन सा साहित्य सुनाएंगे? उसको तो वो शंभू शेखर की कविता ही बढ़िया लगेगी, उसको लगेगा यही कविता है। आप सर, आप हमेशा अच्छा ये बताइए कि दुबई का काव्य मंच को वहाँ अध्यक्षता मुनव्वर राणा साहब कर रहे हैं, कुमार विश्वास जी संचालन कर रहे हैं, तो वहाँ तो रिक्शे वाला दर्शक तो नहीं होगा, कोई कायदे वाले ही लोग बाग होंगे। हाँ, दो चार मान लीजिए कि उसमें वर्कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आयोजक और संयोजक भी जिम्मेदार हैं कि नहीं है साहित्य के संक्रमण काल के लिए? मैं ये आपसे जानना चाह रहा नहीं, हूँ। इस साहित्य के संक्रमण काल के भैया,
आयोजक संयोजक जिम्मेदार हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत उन्होंने बहुत शुक्रिया। साहित्यकारों को स्थान नहीं दिया। हाँ, कई सारी लेकिन अब क्या समस्याएं किया जाए, जो भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका समाधान भी खोजा जाता है। हाँ हाँ, समाधान उसी जरूर। का होगा जहां समस्या उत्पन्न हुई होगी। जब समस्या ही नहीं उत्पन्न होती तो हम लोग समाधान किस चीज का खोज रहे होते हैं यहाँ पे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आगामी कार्यक्रम में फिर हम लोग साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम में मिलेंगे और दूसरे विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार। जय जय श्री राम।